तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो देखा था उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम का पहला भाग देखा था। उसमें बहुत से लोगों को कुछ डाउट वगैरह भी थे। पहला डाउट जो आ रहा था कि सर पंचायत में सदस्य वाला कितना है। ठीक है, देखिए अगर आप लोग पंचायती राज अधिनियम 2016 का पढ़ेंगे, जैसा कि मैं पूरा 143 पेज का एक्ट पढ़ चुका हूँ, उसमें आपको यही दिखेगा। प्रधान के साथ साथ न्यूनतम 7 सदस्य दिखेंगे और उसके आगे जनसंख्या के अकॉर्डिंग बढ़ते रहेंगे। और ग्राम सभा में 15 सदस्य तक का, उसमें ग्राम पंचायत में मतलब जो 15 7 से 15 का मैंने बताया था, वही उस एक्ट में क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है, यानी उसको मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो आप लोग उसी की ओर जाना। बाकी अगर 2019 में इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, उसकी वीडियो मैं कल दूंगा, छोटा सा पार्ट आएगा। अगर मुझे लगा कि उसमें कोई चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, कोई संशोधन हो सकता है, वैसे ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि 2019 का जो एक्ट था उसमें कहीं शौचालय वगैरह कुछ इस टाइप के कुछ प्रावधान किए गए थे, वही इस टाइप का कुछ संशोधन था। और कुछ क्वालिफिकेशन डाल दी थी, हाई स्कूल पास, इंटर पास या कितने बच्चे हों, इस टाइप के ही कुछ अमेंडमेंट डाले गए थे उसमें। तो आपको ये वाला तो उसमें संशोधन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बाकी अगर पूरा एक्ट पढ़ने के बाद मुझे ये निष्कर्ष मैंने निकाला, पंचायत राज से अगर आपका क्वेश्चन आता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आने की ज़्यादा संभावना है, यानी जो आपका जीएस वाला पोर्शन है पॉलिटी में, वहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। ठीक, देखिए उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब बना था, इसका दूसरा भाग है 2016 में, और ये लागू कब किया गया था, 4 अप्रैल 2016 को। इसको लागू भी लिख लीजिए आप। ठीक है, ये लागू कब हुआ था, 4 अप्रैल 2016 को। और इसमें जो संशोधन हुआ था, यानी इसका जो अमेंडमेंट हुआ था, वो कब हुआ था, संशोधन लिख लीजिए 2019 में इसमें संशोधन भी हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, हम उससे आगे को आज देखेंगे। जो कल लास्ट क्लास देखी थी उससे आगे को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो देखना इसमें क्या क्या है। ठीक, उत्तराखंड का पंचायती राज एक्ट 2016 में ग्राम पंचायत ग्राम सभाओं के बारे में हमने देखा था। अब देखिए एक आता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव का क्या मतलब है कि हमें इस ग्राम प्रधान पर विश्वास नहीं है, हमें मतलब सांस लेके नहीं चल रहा, इसके काम सही नहीं, इसको पद से हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव होते हैं, यानी उसको क्या बोला जाता है अपने आप में, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव। अब यहाँ पर से जो क्वेश्चन आता है आपका, वो सीधे सीधे पूछा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है कितने के बहुमत से आपका पास होगा, यानी कितने लोगों की सहमति से आपका अविश्वास प्रस्ताव पास हो सकता है। तो ग्राम प्रधान के केस में क्या है वो आप लोग सुनना। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव इसमें क्या होता है, देखिए पहले इनका जो मेन होता है डीपीआरओ बताया था मैंने, उसके पास कुछ लोग मतलब एक जनसंख्या का एक निश्चित हिस्सा, यानी उसकी ग्राम सभा का एक निश्चित भाग, यानी 1/4 या उससे अधिक, वो क्या करते हैं, एक प्रस्ताव लाते हैं कि हम इसको हटाना चाहते हैं। वो डीपीआरओ के पास जाते हैं, उसमें कम से कम 5 सदस्य जो उसको देते हैं, उस पत्र को डीपीआरओ को देते हैं, यानी जिला पंचायत राज अधिकारी को। डीपीआरओ विद इन कुछ टाइम है, मतलब 30 दिन लगाइए, 15 दिन लगाइए, कुछ ऐसा, उतना नहीं पढ़ना है आपको। वो किसके पास, एक बैठक को बुलाते हैं, बैठक में बहस होती है, यानी वो प्रस्ताव जो लाया गया होता है उसको हटाने से संबंधित जो बात होती है, उसके बाद उसके खिलाफ, प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होता है। तो सिंपल सा आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रधान है उसके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव होगा वो कैसे पास होगा। अविश्वास प्रस्ताव आधे से एक सदस्य, यानी आधे से अधिक सदस्यों द्वारा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लिखो, प्रधान के खिलाफ, प्रधान के खिलाफ, ये साफ साफ एक्ट में लिखा है। ठीक है, आधे से एक अधिक सदस्य, आधे से ज्यादा सदस्य, आधे से ज्यादा सदस्यों द्वारा पास, सदस्यों द्वारा पारित माना जाता है। ठीक है, अगर इसका क्या मतलब है, अगर कोई प्रधान है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, वहां की ग्राम सभा में आधे से अधिक सदस्य इसको पास कर देते हैं, तो इसको क्या माना जाता है, प्रधान को पद से हटना पड़ेगा। और जबकि जो उप प्रधान होता है, उप प्रधान, इसके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा, किसके खिलाफ, उप प्रधान के खिलाफ जो मतलब अविश्वास प्रस्ताव आएगा, वो कैसे आएगा, ग्राम पंचायत के टोटल निर्वाचित सदस्यों के 2/3, इसके लिए थोड़ा अलग है। तो लिखो ग्राम पंचायत के, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य, यानी जो इलेक्टेड हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य का 2/3,
सदस्य का 2/3, यानी 2/3 सदस्य अगर ये कहते हैं, यानी 100 मेंबर अगर कहीं हैं तो उसके 66 मेंबर अगर ये कहते हैं हम इस उप प्रधान को हटा रहे हैं तो वो पद से हटाया जाएगा, ठीक है। उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, तो सिंपल आप ये याद रखना, ग्राम प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आधे से एक अधिक सदस्य से, जबकि उप प्रधान के खिलाफ ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों का 2/3, इससे क्या होता है, पास होता है। और एक और पॉइंट याद रखना, अविश्वास प्रस्ताव कभी भी, जैसे आज इलेक्शन हो गए उसके 1 वर्ष तक नहीं लाया जाएगा, यानी जैसे 5 साल का चुनाव है तो 1 वर्ष तक नहीं लाया जाएगा। और जब लास्ट के उसके 6 माह का कार्यकाल बचा होता है, यानी अगर वो 4.5 साल कंप्लीट कर चुका है अपने पद पे, तो लास्ट के 6 माह के अंदर भी नहीं लाया जाएगा। तो इसमें पॉइंट लिखो, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव क्या लिखोगे, प्रारंभ के 1 वर्ष, और ये सबके लिए होगा, ठीक है, प्रारंभ के 1 वर्ष से पहले व अंत के 6 माह में, 6 माह से कम समय में नहीं लाया जाएगा, से कम समय में नहीं, अब उसको अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। बाकी आपका इतना नहीं पूछने वाला कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे पास होता है, ये होता है, इसको आप लोग ध्यान रखना। अब मेन चीज क्या आता है, जो ग्राम सभा होती है उसको ग्राम पंचायत को मतलब कौन कौन से कर मिलते हैं, यानी किस किस प्रकार के टैक्स को उसको मिलते हैं, यानी उसको अधिकार है। तो लिखो ग्राम पंचायत के कर, ठीक है, पूरा लिखना, ग्राम पंचायत के कर लास्ट है, इसके बाद क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आएगा, वो हम हल्का पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत के जो कर हैं वो क्या क्या हैं, पहला, कृषि व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय पर, यानी कृषि पे नहीं लगाएगा, कृषि व्यवसाय को छोड़कर अन्य पर, अन्य व्यवसाय पर, अन्य व्यवसाय पर ही क्या लगा सकता है, टैक्स लगा सकता है, पहली चीज। दूसरा, संपत्ति के अंतरण पर, यानी जो मतलब प्रॉपर्टी होती है उसको एक जगह से दूसरे अंतरण, बेचने या खरीदने, जो भी है, संपत्ति के अंतरण पर, ठीक है, यानी उसको एक जगह से दूसरे जगह, एक को बेच रहे हो, खरीद रहे हो, इस टाइप के संपत्ति के अंतरण पर, या एक के नाम की संपत्ति दूसरे के नाम करो, इस टाइप की चीज़ों पे भी ये कर लगा सकता है। इसके अलावा समस्त क्रय विक्रय, चाहे वो पंचायत के अंदर पशुओं का क्यों ना क्रय विक्रय हो, उस पर भी समस्त क्रय विक्रय, यानी क्रय खरीदना, विक्रय बेचना, ब्रैकेट में लिख दो पशु भी, चाहे पशु क्यों ना, ठीक है, पशुधन पर भी, पशु पर भी लिख दो, इस पर भी इसको क्या लग सकता है, कर मिल सकता है। बाकी कुछ शुल्क वसूलता है एक प्रकार से, उन शुल्कों के नाम लिख लीजिए आप, जैसे वाहन जो केवल पंचायत इलाके में चलते हों, शुल्क लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए वाहन, ब्रैकेट में लिखो केवल पंचायत क्षेत्र में, केवल पंचायत क्षेत्र में जो चलते हैं, ठीक है, पंचायत क्षेत्र में, इस पे भी ये शुल्क वसूल सकता है। इसी के साथ साथ ही जैसे हाट बाजार और मेले, जैसे आपने वीकली मार्केट वगैरह लगती है कहीं, हाट मार्केट बोलते हैं उसको, हाट बाजार या मेले, इससे भी पंचायत क्या कर सकता है, शुल्क वसूल सकता है। इसके साथ साथ ही कहाँ से वसूल सकता है, जैसे स्वच्छता हो गया या पेयजल है, सिंचाई है, यहाँ से, ठीक है, स्वच्छता के लिए भी शुल्क वसूल सकता है, पेयजल और सिंचाई भी लिख दो आप, पेयजल प्लस सिंचाई, ठीक है, ये भी आप लोगों को लिखना है, पेयजल और सिंचाई यहाँ से भी कर सकता है। बाकी कुछ भवन कर हो गया या स्वास्थ्य वगैरह, भवन कर लिख लो आप, भवन कर पे भी, भवन पे भी क्या लगा सकता है, टैक्स लगाता है, आदि कर दो। ये काफ़ी है आपका, अगर इतने से आएगा। बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो खुद ही आपको समझ आ जाएगा कि पंचायत के क्षेत्राधिकार में है, पंचायत उस पर टैक्स लगा सकते हैं, इतने से आपका काम बन जाना चाहिए, ठीक है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें अगर आती हैं, आपका साफ सफाई वगैरह ये वो, तो वो खुद ही समझ आ जाएगा, साफ सफाई के लिए लगा ही सकता है वो, साफ सफाई, इन पे कर लगा सकता है। अब आपका जो है ग्राम पंचायत या ग्राम सभा वाला, इतना आप लोग अगर देखते हैं आपका पर्याप्त है, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अब आपका अगला आता है हेडिंग क्या है, क्षेत्र पंचायत, इसको देखना। अब हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ से बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मेन था हमारा ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, यहाँ से जो आता है इसको हम कंपेरिजन करके पढ़ेंगे। किसके साथ कंपेरिजन करोगे, जिला पंचायत के साथ कंपेरिजन करोगे, ठीक है। क्षेत्र पंचायत लिखो, त्रिस्तरीय होता है, मैंने बताया था ना आपको, 3 स्तर होते हैं,
तीन स्तर कैसे, सबसे पहले ग्राम स्तर होगा, दूसरा क्षेत्र या तीसरा जिला। पंचायत हमेशा तीन स्तरीय होती है, हमारे उत्तराखंड में भी तीन स्तरीय है। जहां जनसंख्या 20 लाख से कम होती है वहां 2 स्तरीय होती है। क्षेत्र पंचायत का पहला क्वेश्चन आप लोग क्या लिखोगे, प्रत्येक खंड में, यानी जो ब्लॉक होते हैं आप लोगों के वहाँ खंड इलाका होता है, तो वहाँ पर एक क्या होती है, पंचायत होती है, क्षेत्र पंचायत। तो प्रत्येक खंड का नाम हो गया, उसकी कितनी, उस सीमा में कितना मतलब इलाका उसके अंदर आएगा, या उसका नाम क्या होगा, अर्थात प्रत्येक खंड का नाम, उसका क्षेत्र, उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है राज्य सरकार को। लिखो प्रत्येक खंड, प्रत्येक खंड, ठीक है, का नाम, यानी उसका नाम क्या रखना है, क्षेत्र कितना उसके अंदर आएगा, उसकी बाउंड्री कितनी होगी, में परिवर्तन, यानी उसको चेंज करने का अधिकार कौन कौन रखता है, राज्य सरकार। परिवर्तन का अधिकार इसको किसको दिया जाएगा, राज्य सरकार को, ठीक है, यानी स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ को करेगी। क्या उसका नाम रखना है, क्या सब करना है, सब किसके अंदर है, राज्य सरकार के हाथ में ये आता है। नेक्स्ट, इसमें जो होते हैं अपने आप में कौन कौन से इसके सदस्य होते हैं, तो सिंपल सी बात, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है क्षेत्र पंचायत के सदस्य कौन होते हैं, कौन क्षेत्र पंचायत के सदस्यों में शामिल होगा, एक तो जिनको आप डायरेक्टली वोट देते हैं, यानी इसके निर्वाचित सदस्य। हम लोग ब्लॉक जब चुनाव होते हैं ना, पंचायत चुनाव, तो हम क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनते हैं, तो एक तो क्या होगी इसमें, निर्वाचित सदस्य जिनको आप लोग चुनते हैं। दूसरा, इसके अंदर कौन से मेंबर हो सकते हैं, ग्राम पंचायत के समस्त प्रधान, यानी जितने ग्राम पंचायतें होती हैं उसके अंदर ग्राम गांव होंगे, वहां जितने भी प्रधान होंगे वो इसके सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत के समस्त प्रधान, क्योंकि एक क्षेत्र पंचायत के अंदर बहुत से गांव आते हैं, ठीक है, तो ग्राम पंचायत के समस्त प्रधान ये भी इसके सदस्य होते हैं। तीसरा, इसके जो सदस्य हैं वो कौन कौन से आ सकते हैं, जो विधानसभा और लोकसभा होगी, ठीक है, यानी इस क्षेत्र में बाई चांस आपका गांव है, यानी आप जिस इलाके में वो क्षेत्र पंचायत है, उस इलाके का जो प्रतिनिधित्व करेगा विधायक जी, यानी विधानसभा सदस्य, उस इलाके के जो सांसद होंगे, यानी उस इलाके के लोकसभा सदस्य, उनको भी इसका सदस्य माना जाता है। तो ठीक है, तो लिखो विधानसभा, अब समस्त विधानसभा नहीं है, विधानसभा प्लस लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य भी इसका क्या होता है, मेंबर। और एक क्या होता है, राज्यसभा। बाय चांस आपके वहां पर अगर कोई पंचायत है और जो राज्यसभा मेंबर आपके इलाके का संबंधित है, अगर उसका निर्वाचन मतलब नियमावली में नाम, जो आपका वोटिंग लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, वहां आपके इस जगह पे, इस क्षेत्र पंचायत के अंदर उसका नाम है, तो वो भी इसका क्या माना जाएगा, मेंबर माना जाएगा। तो नहीं, राज्यसभा सदस्य जो निर्वाचक नियमावली में शामिल हो, तो लिखो राज्यसभा सदस्य जो वहाँ की निर्वाचक नियमावली, जो वोटिंग लिस्ट होती है ना, निर्वाचक नियमावली में हो, ठीक है, नामावली, निर्वाचक नामावली करना, नियमावली मत करना, नामावली, ठीक, निर्वाचक नामावली, निर्वाचक यानी कौन कौन वोटिंग लिस्ट में है, तो ये इसके मेंबर होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्षेत्र पंचायत के अंदर निम्नलिखित में से किन सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, तो याद रखना समस्त निर्वाचित सदस्य, ग्राम पंचायत के सभी प्रधान होंगे इसके अंदर क्षेत्र पंचायत के, और विधानसभा लोकसभा जो वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, अगर राज्यसभा सदस्य अगर है तो जो वहां का प्रतिनिधित्व। तो अब याद रखना, ये जो मेंबर होते हैं ये वाले, ये अविश्वास प्रस्ताव और वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं, बाकी समस्त क्रियाकलापों में ये भाग ले सकते हैं। यानी ये जो सदस्य हैं, ये आपका अविश्वास प्रस्ताव या कोई वोटिंग वगैरह कहीं पे हो रही है उसमें भाग नहीं लेंगे, बाकी क्षेत्र पंचायत की सभी एक्टिविटीज में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो ये आपके ये सदस्य हो गए, ठीक है। अब देखो क्षेत्र पंचायत में होता कौन कौन है, तो देखो जैसे क्षेत्र पंचायत में अगर क्या क्या होगा, क्षेत्र पंचायत इसका जो मेन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रमुख कहते हैं इसको, ठीक है, जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन जिसे ब्लॉक प्रमुख वगैरह कहते हैं, इसी को प्रमुख कहते हैं। एक इसके साथ उप प्रमुख होता है, जिसको ज्येष्ठ प्रमुख कहते हैं, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, उप प्रमुख मतलब सब, ठीक है। और एक और होता है यहाँ उत्तराखंड में, उसको बोलते हैं एक कनिष्ठ उप प्रमुख, छोटा उप प्रमुख। ये तीन इसमें क्या होते हैं, मेन होते हैं, ठीक है। ये सब इसके क्षेत्र पंचायत में प्रमुख होगा, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख होगा, एक कनिष्ठ उप प्रमुख होगा। इसको आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। अब आता है मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है, इसके जो क्षेत्र है, क्षेत्र पंचायत
किस इलाके में कितनी सीट होंगी क्षेत्र पंचायत सदस्यों की, ये याद रखना। जैसे होता है ना, कहीं पे क्षेत्र पंचायत की 2 सीटें हैं, कहीं 5 सीटें, कहीं 10, कहीं 15, तो आपको ये याद रखना है कि क्षेत्र पंचायत की सीट, यानी आप याद रखना, तो आप लोग हेडिंग लिख लीजिए क्षेत्र पंचायत के जो निर्वाचन संबंधी सीट होती हैं, यानी निर्वाचित कितने क्षेत्र होंगे उसमें याद रखना। क्षेत्र पंचायत जहां होगी जो पर्वतीय इलाका होगा, पर्वतीय, और दूसरा क्या हो सकता है, मैदानी उत्तराखंड में। अब सेम तो है नहीं, कहीं हिल एरिया है, कहीं प्लेन्स है। पर्वतीय इलाकों में अगर कहीं पर न्यूनतम 25,000 तक की जनसंख्या है तो वहां पर क्षेत्र पंचायत के लिए कितनी सीट होंगी, कम से कम 20 निर्वाचन क्षेत्र, यानी यहाँ पे लिखो आप क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र है इसका मतलब। देखिए पर्वतीय इलाके में, यहां पे सीधे सीधे लिखो, पर्वतीय इलाके में न्यूनतम 25,000 पर, न्यूनतम 26,000, 25,000 की जनसंख्या अगर न्यूनतम वहां पर है तो वहां पर जो नंबर ऑफ सीट होंगे क्षेत्र पंचायत के कितने होंगे, 20 निर्वाचन क्षेत्र वहां रख दिए जाएंगे, 20 निर्वाचन क्षेत्र। यानी अगर आपका इलाका पहाड़ी इलाका, हिल एरिया है, पर्वतीय है, वहां की जनसंख्या अगर 25,000 तक है तो वहां कम से कम निर्वाचन क्षेत्र कितने होंगे, 20, यानी 20 निर्वाचन क्षेत्र तो होने ही होने हैं, लेकिन जनसंख्या भी कम से कम वहां 25,000 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे 20। और मैदानी इलाकों में क्या है, मैदानी, यही जो 20,000 का आंकड़ा है ना, मतलब ये 25,000 का आंकड़ा, ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो न्यूनतम 50,000 की जनसंख्या होनी चाहिए, न्यूनतम 50,000, ठीक है। यहां पर जो सदस्य होंगे कितने होंगे, 20 निर्वाचन क्षेत्र, यानी कोई मैदानी इलाका है वहां पर पंचायत के चुनाव होने हैं, तो ये अब आप कहोगे सर मैदानी पंचायत में वहां नगर पालिका, नगर, ऐसा नहीं होता है। कई इलाके ऐसे हैं मैदानी इलाकों में भी जहां पर ये पंचायतें पाई जाती है, जैसे हल्द्वानी से लगा हुआ ही इलाका देखिए, जैसे रामनगर है, हल्द्वानी, उसके बीच ऐसे इलाके भी हैं, या कहीं आप दूसरी जगह जाएंगे तो बहुत इलाके ऐसे होते हैं जो मैदानी इलाके होते हैं, लेकिन वहां पर क्या होती है, पंचायतें होती है। तो 20 निर्वाचन क्षेत्र वहां पर होंगे, लेकिन इससे ऊपर अगर जनसंख्या होती है तो जनसंख्या के अनुपात में सीट बढ़ते रहती है, और अधिकतम कितनी हो सकती है, 40 से ऊपर कहीं भी नहीं हो सकता है। तो आप याद रखना, अधिकतम लिख लीजिए नीचे 40, इससे ऊपर जो होगा, कहां 26 का, कहां 27 होगा, वो किसके हिसाब से बढ़ेगा, जनसंख्या के, लेकिन बट अधिकतम जो होगा वो 40 क्या होंगे, यहां से सदस्य होंगे। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्षेत्र पंचायत के लिए निर्वाचन क्षेत्र में कितने सदस्य हो सकते हैं, न्यूनतम और अधिकतम। पर्वतीय इलाकों में 20 से 40, जबकि मैदानी इलाकों में भी 20 से 40, ठीक है। और ये 20 से 22 कहां होंगे, 23 कहां होंगे, 24 कहां होंगे, ये सब डिपेंड करेगा वहां की जनसंख्या जिस रेशियो में बढ़ रही होगी उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सीट भी बढ़ जाएंगे, बट 40 से ऊपर किसी भी केस में नहीं जाने देते हैं, ठीक है। अब देखो क्षेत्र पंचायत जो सदस्य बन रहे हैं, सदस्य हेतु क्या अर्हता है, उम्र कितनी होनी चाहिए उसकी, तो वो होनी चाहिए 21 वर्ष, ठीक है। देखो क्षेत्र पंचायत पूरा लिखना, क्षेत्र पंचायत सदस्य हेतु उम्र 21 वर्ष, यानी सिंपल सी बात है, अगर आप 21 ईयर के हैं तो आप क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, आपको इलिजिबल नहीं है ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो क्षेत्र पंचायत के लिए उम्र कितनी है, 21 वर्ष है, इस पॉइंट को भी आपने ध्यान रखना है, जबकि ग्राम के लिए भी इतना ही था, जिले के लिए भी आपका इतना ही होगा। इसका संगठन और पुनर्गठन कौन कर सकता है, यानी किसी क्षेत्र पंचायत का गठन करना है, यानी उसको ऑर्गेनाइज करना है, यानी बनाना है, उसका या पुनर्संगठन करना है, उसका रिस्ट्रक्चर करना है, वो राज्य सरकार कर सकती है, ठीक है। तो लिखो क्षेत्र पंचायत का संगठन व पुनर्संगठन, ये कौन करेगी, राज्य सरकार। राज्य सरकार को ये क्या दी है, पावर दी है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, ठीक है। इनका निर्वाचन और मतदाता सूची कौन बनाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन और मतदाता सूची कौन तैयार करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन, SEC लिख दिया मैंने, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इनके जो प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव होता है, यानी ब्लॉक प्रमुख जिसको आप बोलते हैं, यानी क्षेत्र पंचायत का जो सदस्य होता है, प्रमुख और उप प्रमुख, इनका क्या लिखोगे, अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी आप लोग इनको क्या करोगे, वोट नहीं दोगे, ये जो है हम लोग जिनको वोट देते हैं वो लोग आपस में अपना एक प्रमुख और उप प्रमुख चुनेंगे, यानी हम लोग वोट नहीं देते हैं तो अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। अगर बाई चांस हम जब इनको वोट देते हैं उसको प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। सदस्यों का चुनाव लिखो, सदस्यों का चुनाव, ठीक है, जो और सदस्य होंगे वो आप लोग डायरेक्ट वोट देते हैं तो प्रत्यक्ष चुनाव लिखो, डायरेक्ट वोट, प्रत्यक्ष
चुनाव इनका क्या होगा, सदस्यों का होगा। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखना आरक्षण, ठीक है। आरक्षण भी यहाँ पे सेम है जैसे वहां था, तो लिख लीजिए आरक्षण। अब पूरा डिटेल से इतनी बार नहीं बताऊंगा। आरक्षण किसको है यहाँ पे, एससी को, एसटी, ओबीसी, ओबीसी को भी कितना 14% से ज़्यादा नहीं हो सकता, महिलाओं को 50%, ठीक है। इसके इलेक्शन में इसको भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये सेम है। तो ओबीसी में 14% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हो गया आरक्षण का। आरक्षण के बाद आता है इसका कार्यकाल। कार्यकाल कितना है, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष लिखना, यानी जब इसकी पहली बैठक होती है प्रथम अधिवेशन, वहां से 5 वर्ष तक इसका और इसके सदस्यों का, ठीक है। कार्यकाल प्रथम अधिवेशन यानी प्रथम बैठक से 5 वर्ष, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक क्या होता है, इसका कार्यकाल होता है। इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसका कार्यकाल। अब देखिए इसके सदस्य जो हैं, टोटल क्षेत्र पंचायत को त्यागपत्र किसको देते हैं, सदस्य त्यागपत्र किसको देंगे, त्यागपत्र देंगे जिला मजिस्ट्रेट को। किसको, जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये त्यागपत्र देते हैं। और ये माना गया बाई चांस 10 दिनों तक अगर त्यागपत्र वापस नहीं लिया, यानी इसके सदस्यों ने या इसके जो मेंबर हैं अगर वो क्या करते हैं 10 दिनों के अंदर अपना त्यागपत्र वापस नहीं मांगते तो पास माना जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखो 10 दिनों तक त्यागपत्र वापस न मांगने पर पास माना जाएगा, ठीक है, पास माना जाएगा। इसका क्या मतलब है, यानी आपने जिला मजिस्ट्रेट को त्यागपत्र दे दिया और 10 दिनों तक आपने कहा कि मैं त्यागपत्र वापस नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि ये पलट भी जाते हैं ना, कभी कभी राजनीति हुई है, तो उसको खुद ही क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। अब देखिए जो इसके प्रमुख होते हैं इनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आएगा, या उप प्रमुख प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, यानी इनको पद से हटाने के लिए के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ये कैसे पास होता है, जो टोटल मेंबर होते हैं यानी जो इसके टोटल सदस्य हैं उसके 2/3 सदस्यों द्वारा इसको क्या माना जाएगा, पास, यानी निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ठीक है। लिखो टोटल कुल 2/3 सदस्यों द्वारा, यानी 2/3 मेजोरिटी से, यानी 100 मेंबर हैं तो 66 मेंबर द्वारा इसको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। प्रोसेस नहीं जाननी है, प्रोसेस सेम वही है जैसे एक मुख्य विकास अधिकारी, इनका सचिव होता है, सीडीओ जिसको बोलते हैं, उसके पास कुछ लोग जाएंगे कि हमें इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है, वो थमाएंगे उसको लेटर, वो 30 दिनों के अंदर एक बैठक बुलाएगा, बैठक का एक वो पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेगा, भले वो एसडीएम को करे किसी को करे, वो बैठक होगी, वो एसडीएम सुना रहेगा, यानी जो भी उसका पीठासीन अधिकारी है, ये लोग आपस में बताएंगे इसलिए हटाना है वो हटाना है, ऐसे वैसे इस प्रकार से अगर 2/3 मेंबर्स को पास कर देते हैं तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव पास माना जाएगा, इसको ध्यान रखना। अब देखो क्षेत्र पंचायत की न्यूनतम कितनी बैठकें हो सकती हैं, ये भी एक्ट में क्या लिखा है, साफ साफ 4 बैठकें एक वर्ष में, न्यूनतम बैठक लिखो, न्यूनतम बैठक एक्ट साफ साफ कहता है 4, कितना, एक वर्ष में, एक वर्ष में इसकी कितनी बैठकें हो सकती हैं, 4 बैठकें हो सकती हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखना। अब आता है इसकी गणपूर्ति, यानी अगर बैठक ऐसी नहीं होगी उसके लिए कुछ ना कुछ मेंबर चाहिए होते हैं जिसको गणपूर्ति या कोरम बोलते हैं, कि हाँ आप इतने मेंबर हो तभी बैठक होगी, यानी गणपूर्ति यानी कोरम, गणपूर्ति ये है अपने आप में 1/3, उससे हटके है, यानी टोटल निर्वाचित सदस्यों का 1/3 सदस्य आपको 1/3 निर्वाचित सदस्य चाहिए, निर्वाचित सदस्य आपको क्या चाहिए, गणपूर्ति के लिए चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका नियंत्रण इस पे किसका होता है, सीडीओ का, यानी क्षेत्र पंचायत पे नियंत्रण लिखो, सीडीओ का होगा, किसका, सीडीओ यानी चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी मुख्य विकास अधिकारी, जबकि इस पे बाह्य नियंत्रण फाइनल किसका होता है, डीएम का, बाह्य नियंत्रण डीएम का रहता है इसमें, बाह्य नियंत्रण क्षेत्र पंचायत पे किसका रहेगा, जिला अधिकारी का रहेगा। बजट कौन करता है इसका पास, क्षेत्र पंचायत का सचिव करेगा, यानी जो सीडीओ है वो एक कमेटी होती है, उसका नाम क्या होता है, नियोजन व विकास समिति की सहायता से, ठीक है। तो इनका बजट लिखो, बजट कौन तैयार करता है, सचिव, नियोजन तथा
मतलब ये सचिव सेक्रेटरी वाला नहीं है, ठीक है, ये क्षेत्र पंचायत का सचिव है, सीडीओ वगैरह है। तो इसका जो बजट है वो कौन पास बनाता है, सचिव बनाता है, नियोजन तथा विकास समिति की सहायता से, नियोजन तथा विकास समिति की सहायता से, समिति की सहायता से। ये क्या बना देगा इसका, सिंपल सी बात है, बजट है, ठीक है। और कौन कौन से बेसिकली इसके कर हैं, विद्युत कर, जल कर और जो राज्य कर, इसको तय करे राज्य सरकार। तो इसके टैक्स से जो ये ले सकता है, विद्युत कर लिख लो, आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्षेत्र पंचायत, जल कर, और तीसरा राज्य जो तय करे, राज्य जो तय करे, यानी स्टेट गवर्नमेंट को जो लगेगा कि उसको ये कर देना चाहिए, वही इसके क्या होते हैं, टैक्स होते हैं। अब आपको अंतिम हेडिंग डालना है जिला पंचायत, तो हेडिंग डालिए जिला पंचायत। आता है आपका जिला पंचायत, ये हेडिंग डाल दीजिए। अभी भी कह रहा हूँ क्वेश्चन आएगा तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपका क्वेश्चन बने। यहाँ से थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, टॉपिक एग्जाम ही पंचायत का है, तो इसलिए मैंने पूरा कराया इसको। तो अंतिम हेडिंग डालनी जिला पंचायत। अभी एक चीज़ सुनना, कुछ लोगों को ये डाउट हो रहा था कि सर पंचायत चुनाव की तिथि को लेके, मैं अभी भी कह रहा हूँ, पढ़े लिखे आप हैं, इंटरनेट में या कहीं पंचायत राज के विभाग की साइट पे जाके पंचायती राज अधिनियम को ही डाउनलोड कर लो। 143 पेजेस का है। नहीं मिल पा रहा, मुझसे करना, टेलीग्राम मैसेज मुझे कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। उस एक्ट में साफ साफ ही लिखा गया है, पंचायत तिथि की घोषणा राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी, राज्य सरकार। किसकी परामर्श और सलाह पे, इलेक्शन कमीशन। यानी कौन सा इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तब जाके क्या होंगे, चुनाव की घोषणा होती है। ये आप लोग ध्यान देना। दूसरा, पंचायतों की बैठक को लेके भी कंफ्यूजन है। एक्ट में साफ साफ लिखा है वर्ष में 4 बैठकें होंगी, यही हर जगह है, क्षेत्र पंचायत में भी और जिला पंचायत में भी। तो पढ़ना तो ऐसा ही पड़ेगा जैसा दिया है, बाकी क्वेश्चन सही हो जाता है यार, वहाँ बन जाता है क्वेश्चन, इतना टफ आएगा नहीं। कितना पढ़ो, लास्ट में क्वेश्चन उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, बस बात खत्म, 2016। दूसरे क्वेश्चन में घुस जाओगे, इतना आता छोड़ना है, ये हम अपने सेफ्टी के लिए पढ़ लें कि चलो हमारा काम बन जाए। अब इसके भी देखिए, तीसरी और सबसे ऊंची जो मतलब लेवल है इसका, वो है जिला पंचायत। तो इसके जो सदस्य होते हैं, पहली बार इसमें सदस्य कौन कौन से होंगे, पहला इसमें एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा, ध्यान रखना। इसका एक कौन होगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है। इसको सेम है, क्षेत्र पंचायत से कंपैरिजन करके पढ़ना, आपका बन जाएगा। दूसरा इसमें कौन होते हैं, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख होते हैं, यानी जो अभी हमने पढ़ा ना, ब्लॉक प्रमुख जिसको कहता मैं, उत्तराखंड में प्रमुख ही बोलते हैं उनको, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख जिसको आप लोग कहते हो। तीसरा सेम चीज है, लोकसभा और विधानसभा के जो इसमें वहाँ के निर्वाचक नियमावली में जो होंगे वही लोग होंगे। इसमें निर्वाचित सदस्य एक तीसरा, जिसको आप वोट देते हैं, और इनको तो हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी हम लोग इनको नहीं चुनते हैं, निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट, लोकसभा प्लस विधानसभा सदस्य जो वहाँ से उसका प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। और अंतिम, राज्यसभा सदस्य जिसका वहाँ की निर्वाचन नियम नामावली में नाम हो। राज्यसभा सदस्य जिसका वहाँ अगर है तो, जरूरी नहीं है, ठीक है, वहाँ की निर्वाचक यानी निर्वाचन नियमावली नामावली में नाम हो, ठीक है। ये लोग क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं। आपको इसके सदस्य इतना ही आपने ध्यान रखना है। बाकी एक जो क्वेश्चन आ सकता है, इसके निर्वाचन क्षेत्र, जैसे जिला क्षेत्र पंचायत के आपने निर्वाचन क्षेत्र देखे थे ना, तो हेडिंग डालो जिला पंचायत के कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे। निर्वाचन क्षेत्र ये 2 भागों में बटा है, देखो पर्वत, इसको कैसे निर्वाचन क्षेत्र में कैटेगराइज किया जाता है, जैसे पर्वतीय इलाका, हिल इलाका, जो मैंने अभी ब्लॉक बताया था, ब्लॉक विकास खंड, जिसको पूरा एक ब्लॉक, वहां की टोटल जनसंख्या काउंट की जाती है और वहां देखेंगे कि कितने आपके जिला पंचायत सदस्य बनाए जा सकते हैं, यानी कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे, यानी 2 निर्वाचन क्षेत्र होंगे तो 2 जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। तो पर्वतीय विकास खंड में लिखना है, यानी आपको क्या लिखना है, इसी प्रकार से लिखो, पर्वतीय विकास खंड लिखना है पहले, पर्वतीय विकास खंड में, ठीक है। यहां लिखो मैदानी विकास खंड में, मैदानी विकास खंड। पर्वतीय विकास खंड में क्या होता है, सिंपल सी बात, 24,000 की जनसंख्या पे, 24,000 तक की अगर कहीं जनसंख्या है तो 2 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, 2 निर्वाचन। जबकि मैदानी विकास खंड में इसी 24,000 की जनसंख्या की जगह जनसंख्या बढ़ा के 50,000 कर दिया और वहां पर 2 सदस्य दिए गए। यहाँ क्या लिखोगे, 50,000 पर 2 निर्वाचन क्षेत्र, 2 निर्वाचन क्षेत्र करो।
अधिकतम कितने होंगे उत्तराखंड राज्य के इस एक्ट में कहीं भी इसका प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उसी हिसाब से पर्वतीय इलाकों में पंचायत की सीटें उसी रेशियो में बढ़ा देंगे, और जबकि जैसे जैसे मैदानी इलाकों में बढ़ेगी 2 की जगह 3 4 5, यानी इसका सीधा सीधा क्या मतलब निकल रहा, फिर ये 50,000 है तो 2 हैं, यानी 25,000 होंगे, मतलब 25,000 और बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब 3 हो जाएंगे, और 25,000 और बढ़ेंगे यानी 1 लाख पे 4 हो जाएंगे, 2 लाख पे 8 हो जाएंगे, 4 लाख पे 16 हो जाएंगे, ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, उसी रेशियो में। तो अधिकतम का कहीं मेंशन नहीं कर रखा है, न्यूनतम इसने दे रखा है कि 24,000 पे 2 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, जबकि 50,000 की जनसंख्या पे कितने होंगे आपका 2 निर्वाचन क्षेत्र। लेकिन ये जनसंख्या गांव की ना काउंट करके उस विकास खंड की करोगे जहां पे वो विकास खंड है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। अब आता है इसका संगठन एवं पुनर्गठन कौन करता है। संगठन और पुनर्संगठन वही जैसे वो कर रहा था, कौन, राज्य करता है इसको। ठीक है, राज्य सरकार करती है। अगला आता है इसमें आरक्षण। आरक्षण कौन देगा, वही किसको मिलेगा, मतलब आरक्षण एससी की के लिए सीटें आरक्षित हैं, एसटी ओबीसी 14% से अधिक नहीं, और महिला। और मेरे को लगता है कि उत्तराखंड में पंचायत के लिए ओबीसी के आरक्षण का भी पूछ सकता है, यानी ओबीसी को भी है, जबकि संविधान ये कहता है कि राज्यों पे डिपेंड करेगा। हमारे राज्य ने ओबीसी को आरक्षण में 14% दिया हुआ है। ठीक है, बाकी इसका चुनाव कौन करता है, नेक्स्ट लिखो आप लोग, इसको मैं इरेज करता हूँ। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ही इसके क्या करेगा, चुनाव करेगा इनके सदस्यों के, और निर्वाचन नामावली भी वही बनाएगा। ठीक है, चुनाव कौन कराएगा और निर्वाचन नामावली जिसमें नाम होते हैं, वोटिंग लिस्ट। ठीक है, तो ये कौन करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन ही इसका क्या करता है, ये अपने आप में निर्वाचन नामावली को बनाता है। इसके भी ध्यान रखना। चुनाव कैसे होगा, चुनाव के नीचे लिखो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी हम इसको चुनते नहीं कि जिला पंचायत का अध्यक्ष ये है, उपाध्यक्ष ये है, इसको हम नहीं चुनते हैं। तो ये कैसा इलेक्शन हो गया, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। तो इनको कौन चुनेगा, इन्हीं में से कोई सदस्य चुनेंगे। जबकि सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष। कैसे होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, यानी इसको जनता क्या करती है, वोट देती है। हमारे उत्तराखंड के पंचायती राज एक्ट में ये भी है। कार्यकाल वही कितना होगा, 5 वर्ष, जिस प्रकार से आपका क्या था, अन्य का था। कार्यकाल 5 वर्ष, कब से, प्रथम बैठक से इसका भी कार्यकाल कितना माना गया है, 5 वर्ष माना गया है। निर्वाचन कौन कराएगा, मैंने आपको बता दिया है। त्यागपत्र किसको देते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। ये जो त्यागपत्र देते हैं जिलाधिकारी को देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। त्याग पत्र कौन किसका त्याग पत्र, इसके सदस्य, इसके अध्यक्ष या जिला पंचायत का उपाध्यक्ष। ये किसको देगा, जिलाधिकारी को देगा। और ध्यान रखना, अगर 10 दिनों के अंदर इन लोगों ने अपना त्यागपत्र वापस नहीं लिया तो पास समझा जाएगा कि ये पद से हटेंगे। ठीक है, तो 10 दिनों के अंदर अगर इसने ये, वैसे एक बार रुकना, ध्यान से 1 मिनट रुकना। अध्यक्ष ये त्यागपत्र डीएम नहीं होता है, उत्तराखंड राज्य में विहित अधिकारी लिखा है। विहित अधिकारी का मतलब जो राज्य सरकार जिसको तय करे, यानी जिसको सक्षम अधिकारी बनाए इस त्यागपत्र के लिए। होता बेसिकली डीएम को ही बनाती है सरकार, लेकिन उत्तराखंड राज्य ने एक्ट में विहित अधिकारी लिखा है, तो आप लोग भी विहित अधिकारी लिख लीजिए, भले ही वो डीएम को ही क्यों ना बनाए। विहित मतलब जिसको निश्चित किया जाए कि हाँ आप लोग, अब कोई भी हो सकता है वो सीडीओ को बना दे राज्य सरकार, हो सकता है जिलाधिकारी को बना दे, हो सकता है कभी एसडीएम को ही बना दे, लेकिन होता जिलाधिकारी ही है। बट एक्ट में विहित अधिकारी लिखा गया तो फिक्स नहीं है अभी। ठीक है, इसको ही क्या कर सकते हैं, त्यागपत्र देते हैं। और ब्रैकेट में लिखो 10 दिनों के अंदर यदि त्यागपत्र वापस नहीं लिया गया, 10 दिनों में यदि त्यागपत्र किसने, इन्होंने, ठीक है, यदि त्यागपत्र वापस नहीं तो स्वयं क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। स्वयं क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा, उनको पद से हटना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब देखो अविश्वास प्रस्ताव लिखो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, जैसे अभी तक पढ़ लेते, किसके खिलाफ, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के खिलाफ। किस मेजोरिटी से पास होता है, 2/3 से। उपाध्यक्ष कैसे पास होगा, 2/3 बहुमत से, यानी जो टोटल इसके सदस्य हैं उसका 2/3, यानी 100 मेंबर हैं तो 66 मेंबर अगर ये कहें हम इसके खिलाफ हैं, इसको पद से हटाना चाहते तो हट जाएगा। प्रोसेस नहीं जाननी, प्रोसेस क्या होता है, पहले एक प्रस्ताव लेके आते हैं कुछ सदस्य, डीएम के पास जाते हैं, डीएम को देते हैं, डीएम 30 दिनों के अंदर कुछ बैठक बुलाता है, किसी अधिकारी को नियुक्त करता है पीठासीन, वहाँ बात वगैरह होती है, फिर उसका हटाया जाता है। उतना नहीं देखना है आपने, 2/3 बहुमत से। बैठक 3 महीने में कम से कम 1, यानी 1 साल में 4 होगी बैठक, 3 महीने में 1, 3 महीने में कम से कम 1, यानी टोटल 4 तो होंगी ही होंगी, कम से कम
एक, तो 3 महीने में एक, तो 12 महीने में कितने हो जाएंगे 4, यानी वर्ष में 4, वर्ष में 4 होगी खुद ही ऑटोमेटिकली। ठीक है, और इस बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए, कम से कम इतने मेंबर तो होने ही चाहिए, वो है टोटल सदस्यों का 1/3। ठीक है, तो गणपूर्ति लिखो 1/3। गणपूर्ति का मतलब होता है कितने लोग चाहिए आपको कोरम के लिए, बैठक के लिए, 1/3 सदस्य। 100 मेंबर है तो 33 मेंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए इसकी गणपूर्ति के लिए। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन रहता है पंचायत का विघटन कौन कर सकता है, राज्य सरकार। पंचायत को डिसॉल्व कौन कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। ये था आपका उत्तराखंड का पंचायती राज अधिकारी, जो मुझे लगता है आपके एग्जाम की दृष्टि से जो आपके लिए बन सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ोगे तो वहीं के वहीं धराशायी हो जाओगे, क्योंकि वो इतना बड़ा एक्ट है, ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। अब मुख्य मतलब पंचायत लेवल पे योजना बनाने वाली एक पॉइंट इसमें लिख लो, पंचायत का मुख्य योजना बनती है जिला स्तर पे। पंचायत की मुख्य योजना बनती है, किस स्तर पे बनती है वो, जिला स्तर पे। मुख्य योजना जिला स्तर पर लिखो, नहीं जिला पंचायत बनाएगी। ठीक है, जिला स्तर पर बनती है। अब इतना एक्ट में पढ़ रहे हो तो काफ़ी है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। एक बार मैं 2019 का संशोधन देखूंगा, मुझे लगता है नहीं वहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसमें कुछ एक क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जोड़ा है, एक इतने बच्चे होने वाला कुछ क्राइटेरिया जोड़ा है, जैसे 2 से अधिक बच्चे होंगे तो आप नहीं क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं पंचायत का, हाई स्कूल पास नहीं होंगे तो चुनाव नहीं लड़ सकते। इस टाइप के कुछ प्रावधान जोड़े गए थे, 2019 में अमेंडमेंट हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन पंचायत का आपको समझ आया होगा। कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।